नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी, ज्ञानवर्ड अकेडमी का डायरेक्टर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हिमालयन पब्लिकेशन का चीफ एडिटर, 12 साल से आपका 12 पुस्तकों का लेखक। आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी _मयंक द्विवेदी। आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम लिंक पे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं 3 से 5 बजे एवरीडे, जहाँ पे आप देखेंगे देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ जुड़े होते हैं। 15,519 कोर्सेज अनअकैडमी पे लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप सभी देखें, सबसे बेहतर है 12 महीने में आपकी फ़ीस 49,500 रुपये, जहाँ आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलता है 44,550 रुपये में एडमिशन मेरे प्रोमो कोड मयंक1 के साथ में। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे आइकॉनिक फीस 25 जनवरी के बाद से बढ़ने की घोषणा है। आप देखेंगे 69,500 रुपये फीस है। आप सभी को 62,550 रुपीज़ में एडमिशन मिलेगा। 1,07,000 फीस है। 96,300 में मिलेगा। 1,41,000 है। 1,26,000 में मिलेगा। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे ये 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को एडमिशन्स मिलते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए आप देखें 1 महीने की फ़ीस 5,000 रुपये, जहाँ आपको घट करके हो जाती है 4,500 रुपये। 6 महीने की 20,250 रुपये। वहीं 12 महीने की 24,750। 12 महीने की 24,750। वहीं 24 महीने की 36,000 और 36 महीने की 45,000। दोस्तों, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी ये फीसें हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रोमो कोड, जिसका नाम जो है मयंक1 राइट है ना। आप जुड़ जाए यहाँ पे। दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट शुरू है, जहाँ पे आप 7 फरवरी को फिर से इस कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ 6 सेक्शंस रिलेटिव स्कोरिंग के साथ साथ आपको 1 से 3रे रैंक को मिलेगा। 3 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन और चौथे से 150वें रैंक को मिलेगा 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर। दोस्तों, न्यू बैचेज स्टार्ट हैं 2021-22 से 2023 के लिए। आप सभी देख सकते हैं 6 मंथ कोर्सेज के लिए बैचेज 25 जनवरी से। कंप्लीट 1 ईयर जीएस कोर्सेज जो है 2022 के लिए भी लॉन्च किए जा चुके हैं। 2023 के लिए भी लॉन्च किया गया है। आप इसमें बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप देखें इस कम्बो प्लान में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। 88,705 रुपये आपकी 12 महीने की फ़ीस है, जहाँ 12 महीने की प्लस फीस है 70,103 रुपये। तो दोस्तों, आप सभी इसे ज्वाइन करिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक है आपका शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर के 1545 तक इसका टाइम पीरियड रहा, शासन का टाइम पीरियड रहा। दोस्तों, देखिए शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ, ये बीच में काफ़ी गैप आपका है, तो अब देख लें 1472 में इसका जन्म हुआ। कानूनगो के अनुसार इसे 1486 में माना जाता है। दोस्तों, यह बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम था दोस्तों फरीद। उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टपूर्वक व्यतीत हुआ था। शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। दोस्तों, देखा जाए तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने एक शेर मारने के उपलक्ष्य में फरीद का नाम शेर खां रखा था तथा अपने पुत्र जलाल खां का उसे संरक्षक नियुक्त किया था। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से यह लड़ा था और उसी समय उसने कहा कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। दोस्तों, देखिए यहाँ पे शेरशाह का एक कॉन्फिडेंस कहता है कि अगर भाग्य मेरा साथ देता है तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। मोहम्मद शाह बहार खान लोहानी का नाम था कि मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और इस प्रकार वह दक्षिण बिहार के शासक के रूप में जाना गया। तो दक्षिण बिहार का एक सामान्य सा व्यक्ति अब दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है। दोस्तों, शेर खान ने अपने प्रबंधन में कहा तो दक्षिण बिहार के काल में योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों की भर्ती की इसने। आप देखेंगे 1529 ईस्वी में शेर खान ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया था, किंतु अफगानों की पराजय हुई। यहाँ पे बंगाल में 1529 में नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खान ने
हजरत आला की उपाधि ग्रहण की। हजरत आला की उपाधि आप देखिए 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 में उसने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका बेगम से शादी कर लिया और चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया, वरन बहुत अधिक संपत्ति भी प्राप्त की यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि विवाह की नीति के आधार पे शेरशाह ने जहाँ दक्षिण बिहार का शासक बना, वहीं पे चुनार जैसे किले को भी अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, शेर खां ने दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ लड़ा था, परंतु वह कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर सका इस युद्ध में। दोस्तों, शेर खां सोचता था कि महमूद लोदी के पतन के बाद ही वह अफगानों के नेता के रूप में उभर सकता है, इसलिए सदैव पूरी इच्छा शक्ति के साथ अफगानों का साथ नहीं देता था। यह उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा के बारे में बताता है कि शेर खां जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कभी भी महमूद लोदी की मदद नहीं करता था, जिससे महमूद लोदी जो है वो बहुत शक्तिशाली स्थिति में न उभर पाए। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़, ध्यान रखिएगा, सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। दोस्तों, 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। आप देखेंगे तो शेरशाह जो था वो एक बहादुर और योग्य व्यक्ति था। इसने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा हुमायूं के साथ, और युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। देखें आप, हुमायूं को इसने पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध में, कहा आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं की शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो वह चौसा के युद्ध में उसने यह उपाधि धारण की थी। देखेंगे उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी चलाए। शेरशाह 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लेता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा युद्ध है जिसके अंतर्गत विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह ने दिल्ली का सल्तनत प्राप्त कर लिया था? वो था बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। इसने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। तो 1540 ईस्वी में इसने उत्तर भारत में क्या स्थापित किया दोस्तों? सूर्यवंश की स्थापना की या द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। चलिए अब देखते हैं। शेरशाह ने सिंहासन पर अधिकार कर लेने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर मुगलों के प्रवेश को असंभव बनाने के लिए सबसे पहले पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित मुगलों के वफादार गोखरों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, किंतु शेरशाह पूर्ण रूप से गखरों को नहीं समाप्त कर सका और वे बाद तक शेरशाह का विरोध करते रहे। अर्थात आप देखेंगे कि यहाँ पे गखरों को पराजित करने के लिए उसने बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की, लेकिन वह पराजित नहीं कर सका और अंततः विरोध का सामना करता रहा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी कारण उत्तर पश्चिम अपनी सीमा को व्यवस्थित बनाने के लिए शेरशाह ने रोहतासगढ़ का एक सुदृढ़ किला बनवाया और हैबात खां और खवास खां को यहाँ का एक शक्तिशाली सेनापति के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया था और अधिकार कर लिया। मालवा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। देखिए 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीना पर आक्रमण कर वहाँ पे राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इसी कारण इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर व्रत धारण कर लिया था। रायसीना की घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसने धोखे से अपने अनेक राजपूत स्त्री और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना से बेहद नाखुश कुतुब खां जो उसका पुत्र था, कुतुब खां ने इतनी शर्म का अनुभव किया कि उसने आत्महत्या कर ली। अब देखिए, यह उसका कुतुब खां शेरशाह का पुत्र था, जो बहुत ही शेरशाह को प्रिय था, और इसने कहा जाता है कि शर्म के अनुभव के कारण इसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, 1544 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदीव पर आक्रमण कर दिया।
ठीक है। और इस युद्ध में शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लिया। लेकिन दोस्तों, ये कहा जाता है कि मालदेव इस पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पे एक दो सिपाही थे जिनका नाम था जैता और कुप्पा, ठीक है। जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता के साथ युद्ध लड़ा और अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सच ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग सारा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। आप सोचिए कि इसका कहने का संचय था कि जैता और कुप्ता ने बड़ी वीरता के साथ शेरशाह के का सामना किया था। दोस्तों, 1545 ईस्वी में अगर देखा जाए तो 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अधिकार अंतिम आक्रमण के रूप में किया। यहाँ पे एक शासक था कीरत सिंह। कहा जाता है कि शेरशाह ने कीरत सिंह को एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाना चाहता था। शेरशाह के पास में एक नाचने गाने वाली लालपुर नाम की एक महिला थी जो डांसर थी, जिसे कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त कीरत सिंह ने रीवा की शासक बीरभान बघेला को शरण दे दी थी। मौका मिला था इस बात को लेकर के इस पे आक्रमण करने के लिए, और इसी कारण कालिंजर पे आक्रमण कर दिया गया। इस दौरान जब वह उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था, तभी उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला जो है आकर बारूद की ढेर पर गिर जाता है, जिसमें आग लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से शेरशाह सूर्य का अंतिम दिन हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्य से वंचित नहीं किया। मारवाड़ को छोड़कर के, राइट है ना, मारवाड़ किले को छोड़कर के अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्य से वंचित नहीं किया। उन्हें अधीनता स्वीकार करा के उन्हें राज्य वापस दे दिया था। शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ एवं धनी सूबे में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सिकदार दे दिया था। कहा जाता है कि जो बंगाल है उसे 19 सरकारों में बांट दिया था। पूरे बंगाल को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बंगाल विद्रोह का क्षेत्र था और ऐसी स्थिति में यहाँ पे विद्रोह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बंगाल की एकता को भंग कर दिया। कहा जाता है कि बंगाल की एकता को पूरी तरीके से भंग कर दिया और इसे 19 भागों में बांट देता है। 19 भागों में इसका विभाजन कर देता है। सिकदार की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला, ठीक है, अथवा अमीर ए बंगला को नियुक्त किया गया और सबसे पहले ये पद काजी फजीलात नाम के व्यक्ति हैं उन्हें दिया गया। अर्थात आप समझ रहे हैं कि सिकदार भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह योजना बना करके इसका विरोध करना शुरू कर दे, शेरशाह का विरोध करना शुरू कर दे। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, एक ऐसे अधिकारी का नियुक्ति की जिसे अमीन ए बंगला कहा गया, जो सबसे पहला था काजी फजीलात नाम का एक व्यक्ति जिसे अमीर ए बंगला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे शेरशाहकालीन प्रशासन। तो देखिए, शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, एक व्यवस्थापक के रूप में जाना जाता है, प्रवर्तक के रूप में नहीं, ठीक है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। तो साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी, अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि शेरशाह की केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसे थी। देखिए दोस्तों, शेरशाह की केंद्रीय शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज थी। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था, संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शासक को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। किंतु मुगलकालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे। अगर शेरशाह वंश में कहा जाए, सूर्य वंश में कहा जाए, तो मंत्रियों के अधिक अधिकार नहीं होते थे। इनके अधिकारों को बहुत ही निम्न रखा गया था। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, बल्कि वह शासक के आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार यह एक तरह से सरकारी कर्मचारी थे, न कि कोई सरकारी अधिकारी या इनके पास कोई इस तरीके का बड़ा अधिकार होता था। ध्यान रखिएगा, शेरशाह ने सल्तनतकालीन व्यवस्था के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा था। पहला देखेंगे, दीवाने वजारत कहा जाता है,
यह लगान अर्थव्यवस्था तथा राज्य के आय व्यय की देखभाल का कार्य करता है। अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी उसका मुख्य दायित्व माना जाता है। मुख्य दायित्व माना जाता है। चलिए दोस्तों देखिए दीवाने, अब दूसरा है आपका दीवाने आरिफ। दीवाने आरिफ देखिए, यह सेना संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है। परंतु ध्यान रहे, यह न तो सेनापति था और न ही सैनिकों की भर्ती करता था। तो दीवाने आरिफ ध्यान रखिएगा, यह सेना में न तो सेनापति था और न ही सैनिकों की भर्ती करने वाला था। यह सारा दायित्व शेरशाह स्वयं पूरा करता था। देखिए कितना महान व्यक्ति था यह कि अपने राज्य के सैनिक और सेनापतियों की भर्तियों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी था। दूसरा है दीवाने रसालत। यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था तथा अन्य राज्यों से यह पत्र व्यवहार का कार्य करता था और उसमें संपर्क रखना इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता था। दोस्तों जैसे अदर स्टेट हैं, जो अदर राज्य हैं, उनके साथ संपर्क करना दीवाने रसालत का मुख्य कार्य माना जाता है। यह कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान की देखभाल भी किया करता था। अगला है दीवाने इंसाफ। दीवाने इंसाफ, इसका मुख्य कार्य सुल्तान के आदेशों, आप देखें सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों में इसकी सूचना पहुंचाना होता था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार दीवाने काजी, ध्यान रखिएगा, ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार दीवाने काजी और दीवाने वारीद नाम के दो अधिकारियों भी मंत्री पद के लिए समान माने जाते थे। अब देखें दीवाने काजी का मुख्य कार्य न्याय कार्य करना होता था, जबकि दीवाने वरीद एक गुप्तचर विभाग और डाक विभाग की देखभाल करना था। दोस्तों अगर हम लोग देखें प्रांतीय शासन के तौर पे, तो शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। ठीक है, देखिए जैसे सूबा एकता, जैसे एक आपका क्या होता था, सूबा एकता होता था। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमें बहुत कम पता लग पाता है, जिसके कारण देखें डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार शेरशाह के समय में एक तो उन हिंदुओं के भी राज्य थे जिन्हें आधिपत्य स्वीकार कराने के बाद वापस कर दिया था। इसके अतिरिक्त ऐसे सूबे थे जिन्हें इक्ता पुकारा जाता था, जिसमें फौजी, गवर्नर, सूबेदार और अन्य लोग नियुक्त होते थे। मेरे कहने का सेंस ये है दोस्तों कि पूरे प्रशासन व्यवस्था को सबसे बेहतरीन स्थिति में ले जाने का कार्य शेरशाह ने किया। अब शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को 19 सरकारों में बांटा गया था। आप देखेंगे प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी अर्थात सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया जाता था। उसकी सहायता के लिए सैनिक अधिकारी अमीर बंगला की नियुक्ति की जाती थी। यह प्रबंधन विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। कानून को के अनुसार कहा जाए तो शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था। अब देखिए जो सरकार है या जिले हैं, उनका प्रशासन कैसे चलता था, हम लोग अगले पेज में देखते हैं। दोस्तों देखिए कि इसके प्रत्येक इक्ता या सूबे अनेक सरकारों में बटे होते थे। प्रत्येक सरकार को 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे सिकदार या सिकदारान, मुंसिफ या मुंसिफान। देखिए सिकदार का पद अधिक सम्मानित था। वह एक सैनिक अधिकारी होता था। उसका कार्य सरकार में शांति स्थापित करना तथा अधीनस्थ सिकदारों के कार्यों का देखभाल करना था, जबकि मुंसिफ मुंसिफान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी था। वह दीवान के मुकदमों का फैसला करता था तथा अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करता था। तो आपको देखा जाए तो अगर यहाँ पे
तो एक तरीके से जो शासन प्रबंधन था वो बहुत ही व्यवस्थित था। निचले लोगों को अपने क्षणिक जो भी समस्याएं थी उनसे समाधान के लिए उनको अधिकार दिया गया था, जबकि अंतिम निर्णय सुल्तान स्वयं करता था। परगने का शासन देखिए, परगना प्रत्येक सरकार अपने परगनों में बटी हुई होती है, जिसमें एक सिकदार, मुंसिफ तथा पोतदार और 2 कार्नकूत होते हैं। परगनों के अंतर्गत इतनी व्यवस्थाएं आती हैं। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और उसका कार्य करने में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। अब देखिए जैसे मुंसफ है, मुंसफ में अगर देखा जाए, मुंसफ का कार्य दीवानी मुकदमे का निर्माण करना तथा भूमि की नाप एवं लगान की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त पोतदार खजांची कारकुनों का के कार्यों का हिसाब रखना था, तो ये खजांची का मुख्य कार्य होता था। तो देखिए वर्किंग डिवीजन बहुत शानदार किया था शेरशाह ने। एक लंबा जीवन होता तो एक बेहतर शासक होता। शेरशाह ने गांव की परंपरा व्यवस्था को कोई परिवर्तित नहीं किया, बल्कि गांव की परंपरागत चौकीदारी पटवारी प्रधान को सरकार स्वीकार करती है। ग्राम पंचायत की गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि का प्रबंध करती है। देखिए दोस्तों, शेरशाह ने गांव की परंपरागत व्यवस्था को कोई परिवर्तन नहीं किया। गांव की परंपरागत चौकीदारी पटवारी तथा प्रधान को सरकार स्वीकार करती है। ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि का प्रबंधन करती हैं। दोस्तों, आदि का प्रबंधन इनके माध्यम में होता है। देखिए भू राजस्व की बात करें अगर, तो केंद्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान वारी संपत्ति, धार्मिक एवं देखिए केंद्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान, लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर आदि होते थे। शेरशाह की वित्त व्यवस्था अत्यंत अंतर्गत राज्य का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था से प्रेरित थी। रैयतवाड़ी, जिससे किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित किया जाए, उनसे कर या टैक्स वसूल किया जाए। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांट दिया था, अच्छी, मध्यम और खराब। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई दोस्तों। पहला है गलाबक्सी अथवा बटाई, दूसरा नग से मुक्तई अथवा कनकूत, नगदी अथवा जब्ती, मतलब आपको जमा करना पड़ेगा। शेरशाह ने भूमि के निर्धारण के लिए अराई फसलों की सूची, फसलदार वृक्षों की सूची बनवाई है। शेरशाह भूमि को किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया और उसका 1/3 भाग कर के रूप में प्राप्त किया। कर के रूप में 1/3 भाग वसूल करता था। दोस्तों देखिए, शेरशाह द्वारा प्रचलित 3 प्रणालियों को, जैसे जब्ती, जमई, ठीक है, जिसमें मापन पद्धति भी कहा जाता है, व्यवस्था किसानों में अधिक प्रिय रही। इसने उन्हें तीनों में से किसी भी प्रणाली को अपनाने की छूट दी थी। शेरशाह द्वारा प्रचलित रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू हुआ। मुल्तान को छोड़कर के राज्य के सभी भागों में यह व्यवस्था लागू हुई। दोस्तों, मुल्तान में शेरशाह ने राजस्व निर्धारण को और संग्रह के लिए पहले से चली आ रही बटाई व्यवस्था, हिस्सेदारी व्यवस्था प्रथा को भी चलने दिया और उत्पादन का 1/4 लगान वसूल किया, जो अन्यत्र नहीं प्रचलित था। शेरशाह के समय लगान नगद या जींस अनाज दोनों रूपों में शेरशाह के समय लगान नगद या जींस के रूप दोनों रूपों में देने की छूट होती थी। तो आप देखिए कि जो शेरशाह की समय काल है वो बहुत ही व्यवस्थित रहा, ऑर्गेनाइज रहा। माना यही जाता है कि वह आगे तक अगर शासक होता तो आज भारतीयता का स्वरूप एक बेहतर होता। चलिए देखें,
शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और पड़ती दोनों भूमियों की नाप करवाया और इस कार्य के लिए उसने अहमद खां को नियुक्त किया था। इसने हिंद ब्राह्मणों की मदद से यह काम पूरा किया है। शेरशाह ने भूमि को मापने के लिए सिकंदरी गज, ठीक है, सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का प्रयोग किया है। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया, जबकि मुल्तान से उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मालगुजारी, लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क, महासिलाना, कर संग्रह नामक कर भी देने पड़ते थे। क्रमशः भू राजस्व का 2.5% तथा 5% होता था। दोस्तों, किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष भर में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं न्याय व्यवस्था। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। न्याय व्यवस्था के बारे में देखते हैं दोस्तों। न्याय व्यवस्था, तो दोस्तों देखें, एक मिनट। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था एक बार देखें। देखिए, शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह प्रत्येक बुधवार को शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। बुधवार, ध्यान रखिएगा, बुधवार का दिन जो था वो शेरशाह के समय में न्याय का दिन होता था। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। उसकी न्यायप्रियता बहुत ही निष्पक्ष, कठोर थी। उसका कहना था कि न्याय कार्य धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सभी काफिर और मुसलमान बादशाह स्वीकार करते हैं। शेरशाह न्याय के प्रति दृढ़ता के बारे में अब्बास खां सरवानी ने कहा है कि शेरशाह ने राज्य में एक जरा शीर्ण वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण भरे टोकरे को लेकर निकल पड़ी, परंतु किसी चोर को उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। आप ये लाइन से क्या समझते हैं कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था बहुत ही अनुशासित रही है। शेरशाह के काल में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ और मुंसिफान सरकारों में करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों के निर्णय क्रमशः सिकदार और सिकदार ए दारान करते थे। अब देखिए, यहाँ लगान व्यवस्थाओं के लिए भी उचित व्यवस्था थी। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। असैनिक मुकदमों का ध्यान रखिएगा, असैनिक मुकदमों का गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों के द्वारा ही निर्णित कर लिए जाते थे। शेरशाह की न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेदन, ध्यान रखिए, कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेदन तथा जुर्माना आदि शामिल हुआ करता था। शेरशाह के समय कोई पृथक पुलिस व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। पृथक पुलिस व्यवस्था का प्रमाण यहाँ से नहीं प्राप्त होता है। साम्राज्य के विभिन्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी का होता था। ध्यान रखिएगा, शेरशाह ने
पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में न्याय स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी का होता था। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। देखिए, गांव में भी कानून व्यवस्था अलग तरीके से निर्धारित थी। गांव की कानून व्यवस्था देखें, चौधरी और मुकद्दम ये सम्मानित पद हुआ करते थे शेरशाह के समय काल में। देखिए, सड़कें और सराएं इसके द्वारा बहुत बेहतरीन निर्माण कराई गई दोस्तों। तो शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। ठीक है, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, उसके द्वारा 4 बहुत बड़ी सड़कों का निर्माण कराया गया था जो बहुत ही प्रसिद्ध रही। 4 बड़ी सड़कों का निर्माण। पहला देखिए, बंगाल में सुनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक जाती थी। दूसरा, आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरा, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। और चौथा, लाहौर से मुल्तान तक। तो देखिए दोस्तों, ये 4 सड़कें हैं। पहला नंबर 1, 2, 3 और 4। तो मैंने पहला बताया कि बंगाल में सुनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक जाती थी। वहीं आगरा से बुरहानपुर तक। दूसरे, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। तथा चौथा, लाहौर से मुल्तान तक की सड़कें बनाई थी। दोस्तों, शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा, 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार के नामक अधिकारी के अंतर्गत होता था। दोस्तों, सत्य ही कहा है कानून को नामक एक इतिहासकार ने कि सरायों के बारे में कि साम्राज्य रूपी शरीर की धमनी कहा है इस व्यवस्था को। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का कार्य जो था वो किसके द्वारा होता था? वो शेरशाह सूरी के द्वारा होता था। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी के सिक्के, जिसे रुपया कहा जाता था, इसे प्रारंभ किया, जो 180 ग्रेन का था। तांबे का सिक्का, जिसे दाम कहा गया, वह 380 ग्रेन का था। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे सिक्के इसने चलाए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि रुपया, दाम जैसे सिक्के यह किसके शासनकाल में चलाया गया? तो यह चलाया गया था दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कहा जाता है कि इसके पास 23 टकसालें थी। 23 टकसालें। टकसाल का मतलब होता है जहाँ सिक्कों का निर्माण किया जाता है। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद अरबी या नागर लिपि में अंकित होता था। शेरशाह द्वारा रुपये के बारे में स्मिथ ने सत्य ही कहा है कि ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने राजधानी दिल्ली में दान का लंगर स्थापित करवाया, जिसमें लगभग 500 असरफियाँ प्रतिदिन खर्च करता था। दोस्तों, शेरशाह ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कभी कभी धर्म का सहारा भी लिया था। रायसीना के शासक पूरनमल के द्वारा उसका दुर्व्यवहार एवं जोधपुर में उसने हिंदू मंदिर, ध्यान रखिएगा, हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी थी। यह उसके व्यवहार में प्रतीकात्मकता, प्रतिरोध का भाव दिखाई देता है। देखिए, शेरशाह के काल में ही जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। शेरशाह ने सैनिकों को नगद वेतन, यद्यपि सरदारों को जागीरें दी। ध्यान रखिएगा, सैनिकों को नगद वेतन और सरदारों को जागीरें दी। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः शुरू किया और सैनिकों का हुलिया प्रथा पुनः प्रारंभ किया था इसने अपने शासनकाल में। देखिए दोस्तों,
शेरशाह के समय में 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। शेरशाह के समय में 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। अगर देखा जाए भवन और इमारतों के बारे में, भवन और इमारतों के बारे में, एक प्रसिद्ध भवन देखिए, भवन और इमारतें देखें तो एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा, नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ का किला निर्मित कराया था। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली का पुराना किला बनाया, जिसे किला एक कूना के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं आपसे कि एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह को जाना जाता है। सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा के रूप में, नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक के रूप में शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा में रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किया था। शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके सूर नामक नगर की स्थापना की थी। मतलब अगर कहा जाए कि कन्नौज नगर को किसने नष्ट किया था, है ना, तो आप देखेंगे शेरशाह ने किया और उससे शेरसूर नामक नगर की स्थापना की। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। कनिंघम ने देखें तो शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। कानूनगो ने उसके बारे में कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू शासक था। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर जान पड़ता है। दोस्तों, कानूनगो ने शेरशाह के शासन का प्रबंध की बड़ी प्रशंसा की है, बहुत अत्यधिक प्रशंसा की है शेरशाह के शासनकाल में। तो ये रहा दोस्तों शेरशाह आप सभी के बारे में, शेरशाह सूरी, जिनके बारे में मैंने आपसे कंप्लीट चर्चा की। तो आप सभी इसे पढ़ें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रोमो कोड है मयंक1 दोस्तों, तो आप सभी इस प्रोमो कोड को एक्सेप्ट करें और आप एडमिशन्स लें। जहाँ पे ऑप्शनल पे भी मैं आप सभी को हिस्ट्री के रूप में आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। आप सभी ऑप्शनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एवरीडे 3 to 5 PM पे मैं लर्निंग ऐप पे भी हूँ आपके साथ में, तो आप सभी यहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे की कड़ी में मैं फिर से आपसे किसी दूसरे नए टॉपिक पे जोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।